को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पाठ 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, और आज हम इसमें अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न को पृथक करने के लिए आप किस विधि को अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपको दे रखा है ए जो प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो इसके विधि का नाम होगा वाष्पीकरण विधि। तो इसके द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, बी अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से कैसे पृथक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। तो यहाँ पर जो विधि प्रयुक्त की जाती है उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए फर्स्ट में सी है, धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन से का जो आयल होता है उससे अलग करने के लिए जो विधि काम में लाई जाती है तो उस विधि का नाम है, और उस विधि को हम कह सकते हैं छानना, यानी छान करके हम इसको अलग करते हैं। तो ये विधि कहलाती है छानना। अब पहले का डी है, इसके अंदर आपको दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे कि दही से मक्खन को निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। तो जो वो विधि होती है उस विधि को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण कहते हैं। आसानी से बता सकते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। हमें विधि के नाम बताने थे। अब है ई, ये जो प्रश्न है, जल से तेल जो है उसको निकालने के लिए आप कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। तो देखिए जल व तेल क्या होते हैं, अमिश्रणीय द्रव है, और अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए जो विधि होती है वो कहलाती है कीप पृथक्करण। तो यानी कीप पृथककारी जो विधि होती है, आप इस विधि की सहायता से इनको अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, जो इसके अंदर दे रखा है, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए चाय को क्या करते हैं, हम छलनी द्वारा छानते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं छानना। इसके द्वारा आप अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो इसमें दे रखा है, देखिए जी है, बालू से लोहे की जो पिनें होती है उनको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोहे की पिन जो होती है वो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। तो जो विधि काम में लाई जाती है उस विधि का नाम है होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। आसानी से बता सकते हैं, ये विधि आप इसमें बता सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर एच। देखिए एच में जिसमें दे रखा है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में इसके लिए जो विधि काम में लाई जाती है उसे हम कहते हैं विनोइंग, यानी आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विनोइंग, यानी ओसाईकरण कहते हैं इसको, विनोइंग या ओसाई आप लिख सकते हैं। अब अगला है आई, जो इसमें दिया हुआ है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो विधि होती है, इस विधि को देखिए हम पानी को क्या है, जो गंदला जल होता है, निथार करके अलग कर सकते हैं। तो ये विधि कहलाएगी निथारना। अब लास्ट प्रश्न है पहले का, यहाँ पर देखिए पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने में। तो देखिए डाइस के विभिन्न रंगों को जब हम पृथक करते हैं तो हमने विधि प्रयुक्त की थी क्रोमेटोग्राफी, इसलिए यहाँ पर जो विधि प्रयुक्त होगी उसका नाम होगा क्रोमेटोग्राफी विधि। तो आप ले सकते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि, इसकी सहायता से अलग किया जा सकता है। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए हम निम्न शब्दों का चयन कर सकते हैं, विनयन है, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील और अवशेष। तो यहाँ पर देखिए चाय तैयार करते हैं तो विभिन्न चरणों को हम अपनाते हैं। सबसे पहला आपका होता है, देखिए इसमें चरण फर्स्ट, जिसमें आप बता सकते हैं कि हम एक बर्तन में क्या लेंगे, थोड़ा सा पानी लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाहे थोड़ा पानी लेंगे, पानी यानी विलायक होगा, उसको गर्म करेंगे। फिर आपको क्या करना है, गर्म करने के बाद में उसमें दूसरे चरण में चाय की पत्ती मिला देते हैं। तो चाय की पत्ती क्या हो जाएगी, विलय होगी।
अब तीसरे चरण में क्या करना है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 चम्मच चीनी मिला देते हैं। चीनी भी क्या कहलाएगी, यहाँ पर विलेय कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको उबालते हैं तो क्या हो जाता है, विलयन सा बन जाता है। अब हम छलनी की सहायता से इसको छानेंगे अगले चरण में, और छानने पर जो पत्तियाँ होती चाय की वो तो छलनी में अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, और जो घुलनशील पदार्थ होता है वो हमें चाय के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन विभिन्न शब्दों के माध्यम से हम क्या है कि चाय तैयार। प्रश्न हम बात करते हैं, प्रज्ञा ने निम्न अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा और जो आंकड़े हैं उनको प्राप्त परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो कि संतृप्त विलयन बनाने हेतु क्या है पर्याप्त होती है, उसको निम्न तालिका में दर्शाया। तो यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है। विभिन्न तापमान दे रखा केल्विन में, और इनकी जो घुलनशीलता की मात्रा है वो बता रखी है कितना। देखिए इसमें आप बता सकते हैं ग्रामों में व्यक्त की गई है, ये तापमान है, और ये ग्रामों में घुली हुई घुलनशीलता जो हम बता सकते हैं कितनी है। तो जैसे कि ग्रामों में मात्रा आपको ये दे रखी है, बता सकते हैं। अब पहला प्रश्न है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपसे पूछा गया है 313 केल्विन। अब आपका पोटेशियम नाइट्रेट देखिए 313 पर 100 ग्राम जल में घुलता है, कितना 62 ग्राम घुलता है। तो आपको ज्ञात करना कि इसमें 50 ग्राम जल में कितना घुलेगा। तो देखिए जब आपको बताया यहाँ पर कि जब 100 ग्राम जल जो है उसमें घुलता है कितना, संतृप्त विलयन बनाने के लिए कितना चाहिए, 62 ग्राम चाहिए। तो 50 ग्राम जल की हम बात करेंगे तो यानी जल की मात्रा आधी हो जाती है, तो इसकी जो मात्रा होगी पोटेशियम नाइट्रेट की वो भी इसकी आधी हो जाएगी। कितनी होगी, 31 ग्राम होगी, जो हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 31 ग्राम। अब देखिए इसी का जो बी क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को क्या करती है, कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होता है तो यहाँ पर देखिए क्या अवलोकित करेगी, तो यहाँ पर कमरे का जो तापमान होता है वो हम बता सकते हैं कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम मानते हैं। और अगर हम इसको केल्विन में ज्ञात करें तो देखिए 20 प्लस आपको होता है 273, यानी कि लगभग हो जाता है 293 केल्विन। ठीक है, अब ये 293 केल्विन हो जाता है, जबकि प्रज्ञा ने बताया कि 353 पर, देखिए 353 पर दे रखा आपको पोटेशियम क्लोराइड का, तो ये पोटेशियम क्लोराइड है। 353 की हम बात करें तो इसकी जो घुलनशीलता है वो होगी ज़्यादा, अब 293 पर क्या होगी, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान जब घटेगा तो देखिए द्रव में घुलनशीलता क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, और ये हो सकता है कि ठोस रूप में भी हमें प्राप्त हो जाए। अब आता है क्वेश्चन सी में हमें दिया हुआ है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण, देखिए इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें और इस ताप पर कौन सा लवण जो है वो अधिक घुलनशील होगा। तो हमें क्या करना है, 293 केल्विन, यानी देखिएगा ये है पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं 32 है, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर 35 है, अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो कितना 37 ग्राम है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन घुलता है, ये आपका घुलता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। अब देखिए प्रश्न जो है डी में आपसे पूछा गया है कि विभिन्न तापमानों पर लवणों की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि जब तापमान बढ़ता है तो घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब तापमान कम होता है तो घुलनशीलता कम। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ए संतृप्त विलयन, बी शुद्ध पदार्थ, सी कोलाइट और डी नीलांबर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर
यदि विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा नहीं घुलती है, यानी विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा बी है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण, यानी सभी कण जो है वो क्या हो? समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी रासायनिक प्रकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि शुद्ध जल जो होता लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोलाइड की। कोलाइड किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कोलाइड वह विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का व्यास कितना होता है? 1000 nm होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। और इसका उदाहरण देना चाहें तो जैसे कि दूध लिख सकते हैं, स्टार्च का विलयन हो सकता है। अब है निलंबन। निलंबन क्या होता है? तो वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण क्या है? घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम में क्या है? निलंबित रहते हैं, और ऐसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन। और इसका उदाहरण है जैसे कि चाक पाउडर जो होता है, चाक पाउडर का विलयन, ये उदाहरण हो जाता है कि इसका। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी व विषमांगी मिश्रण में क्या करिए? वर्गीकृत कीजिए। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो हम यहाँ क्या करते हैं? देखिए, एक तरफ तो लिख देते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरी तरफ लिख देंगे क्या? विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये विषमांगी मिश्रण। अब इन मिश्रणों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, समांगी जो मिश्रण है, जैसे सोडा जल होता है समांगी मिश्रण है, तो लिख सकते हैं सोडा जल। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा है लकड़ी। अब लकड़ी क्या है? विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसकी बनावट समान नहीं होती, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लकड़ी विषमांगी। बर्फ जो होता है ये भी समांगी मिश्रण होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए समांगी मिश्रण में लिख देंगे बर्फ इसमें होगा। तीसरा है वायु। वायु क्या होता है? वायु भी एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें कण दिखाई नहीं देते, तो ये भी आपको हो जाएगा, इसमें लिख देंगे वायु। इसके बाद देखिए अगला है मिट्टी। अब मिट्टी क्या है? विषमांगी मिश्रण होती है, क्योंकि इसकी भी बनावट क्या है? समान नहीं है। सिरका जो कि एसिटिक अम्ल होता है, बनावट समान होती है, तो ये भी होता है समांगी मिश्रण में, तो यहाँ लिख देंगे कि इसमें सिरका भी समांगी में होगा। फिर आता है छनी हुई चाय। अब छनी हुई चाय देखिए, छलने के बाद में जो बचती है तो वो भी क्या है? समांगी मिश्रण होगी, तो लिख सकते हैं छनी हुई चाय। छनी हुई चाय लिख सकते हैं। तो ये आपके होते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। अब अगला प्रश्न, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आप कैसे पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव क्या है? शुद्ध जल है। तो हमें ज्ञात है कि देखिए शुद्ध जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यानी उसका जो क्वथनांक होता है, क्या होता है? क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो यदि वह शुद्ध जल होगा तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही वो क्या है? उबलेगा। और अगर इससे कम या अधिक होता है तो वह शुद्ध नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी वस्तुएं क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए बर्फ है, तो बर्फ भी क्या होता है? शुद्ध नहीं है, क्योंकि अशुद्धियाँ हो सकती है। दूध भी क्या होता है? मिश्रण होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब लोहे की बात करें तो लोहा क्या तत्व है और एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, कणों से, तो ये आपका हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी यौगिक होता है, HCl, तो ये भी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या होता है? शुद्ध हो सकता है, तो शुद्ध पदार्थ होगा CaO। और पारा जो कि एक तत्व है, तो ये भी क्या होगा? शुद्ध होगा आपका, तो ये भी शुद्ध होगा। ईंट ये क्या होगी? अशुद्ध होगी। लकड़ी भी क्या होगी? अशुद्ध, क्योंकि मिश्रण है। और वायु भी क्या है? एक मिश्रण है,
तो ये भी क्या कहलाएगा 8, जिसमें दिया है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। तो सबसे पहला दे रखा है आपको मिट्टी, दूसरा समुद्री जल, सी है वायु, डी कोयला और ई सोडा जल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विलयन है एक तो होगा आपका समुद्री जल, और दूसरा होगा सोडा जल। ये विलयन के उदाहरण में आएंगे, तो आप लिख सकते हैं सोडा जल। तो ये था 8वें क्वेश्चन का आंसर जो आप बता सकते हैं आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करते देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की। तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है नंबर 1 ए है नमक का घोल। पहला क्या है? यहाँ पर है नमक का घोल। और बी जो हमें दे रखा है देखिए इसमें है वो आपका है दूध। तीसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। और डी जो हमें दे रखा है वह है आपका इसमें स्टार्च विलयन। तो देखिए टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं कोलाइटी विलयन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूध और स्टार्च विलयन, ये दोनों क्या है? कोलाइटी विलयन है। और कोलाइटी विलयन है तो ये क्या है? टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो इन दोनों को आप बता सकते हैं कि कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से तत्व यौगिक और मिश्रण कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दे रखा है ए सोडियम। अब हम सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है? तत्व होता है। बी जो हमें दिया है वह है इसके अंदर मिट्टी, जो आप बता सकते हैं कि मिट्टी क्या होती है। तो सभी को पता है मिट्टी क्या है? मिश्रण है। अब सी जो दिया हुआ है वो आपका इसमें है चीनी का घोल। देखिए चीनी का घोल, और जो ये चीनी का घोल है ये भी क्या है? मिश्रण होता है, बता सकते हैं। डी हमें दिया इसमें चांदी। अब चांदी क्या है? तो चांदी है यहाँ पर तत्व है, लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? तत्व कहलाएगी। फिर ई है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ई है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है यौगिक, बता सकते हैं हम। तो ये आप लिख देंगे इसमें यौगिक। एफ जो आपको दिया है इसी के अंतर्गत एफ है टिन। टिन क्या होता है? एक तत्व होता है, बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिन क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। टिन के बाद में अगला जो हमें दिया है वह आपका इसमें सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन भी तत्व है, तो आप लिख सकते हैं ये भी तत्व में आता है। फिर जो अगला दे रखा है वह आपका है कोयला। देखिए एच कोयला है, और कोयला क्या है? मिश्रण होता है, तो हम लिख सकते हैं ये मिश्रण में आपका होगा। फिर आई जो है ये हमें दिया गया है साबुन, और वायु है। तो वायु भी क्या होती है? मिश्रण है, तो लिख सकते हैं वायु, और ये भी क्या होगी? मिश्रण। इसके बाद में देखिए जे में दे रखा है आपको साबुन। तो यहाँ पर हम देते हैं इसमें जे क्या है? साबुन है। और साबुन क्या है? ये भी मिश्रण होता है, क्योंकि अनेक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो आप बता सकते हैं जे के बाद में के में दे रखा देखिए मीथेन। के है मीथेन। अब मीथेन जो होता है कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र होता है CH4। तो ये क्या होगा? यौगिक कहलाता है, तो लिख सकते हैं यौगिक। और इसके बाद में एम जो दे रखा है वो आपका है रक्त। देखिए ये है रक्त, और हमारा रक्त जो होता है ये क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से तत्व यौगिक और मिश्रण में हम बता सकते हैं कि कौन की श्रेणी में आता है। अब हम बात करने वाले देखिए अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन से परिवर्तन क्या है? रासायनिक है।
तो हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है ए जो दिया है पौधे की वृद्धि। अब पौधे की वृद्धि क्या होती है, देखिए पौधे की वृद्धि, तो पौधे की वृद्धि भी क्या है होगी, रासायनिक परिवर्तन होगी, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो जाता है। होती कि नहीं होती, तो आप कहेंगे कि नहीं होती, बता सकते हैं। ऐसे देखिए नहीं है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई पदार्थ नहीं बनता। अब है बी, लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी नया पदार्थ बनता है जंग, तो कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर है लोहे के चूर्ण। देखिए लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो लोहे के चूर्ण व बालू को मिलाना, और ये आपका होगा भौतिक परिवर्तन। अब देखिए डी, देखिए हम बात करें तो डी क्या है, खाना पकाना। खाना पकाने पर क्या होता है, देखिए उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, संगठन बदल जाता है। तो खाना का पकाना जो होगा ये होता है रासायनिक परिवर्तन। फिर अगला दे रखा हमें, देखिए डी के बाद में है भोजन का पाचन। ई है, तो भोजन का पाचन भी क्या होगा, भोजन का पाचन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो आप बता सकते हैं। इसके बाद में देखिए एफ जो हमें दिया है वह है जल से बर्फ बनना। आप लिख सकते हैं जल से बर्फ बनना, और जल से बर्फ का बनना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर इसके बाद में देखिए लास्ट में है जी, मोमबत्ती का जलना। ये है मोमबत्ती का जलना, और मोमबत्ती का जलना देखिए इसमें दोनों होते हैं, भौतिक रासायनिक है, लेकिन आप लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे रासायनिक परिवर्तन की, तो एक तो लोहे पर जंग लगना होगा आपका रासायनिक परिवर्तन, एक खाने का पकना है, भोजन का पाचन है, और मोमबत्ती का जलना, ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और बाकी क्या है, भौतिक